नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग ठीक स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, आज आप लोगों का अभी 2 बजे से पेपर है, तो बिल्कुल आप सभी लोग इस क्वेश्चन से अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को धुआं करेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों लग जाइए अपनी तैयारी में अब आगे की ओर, क्योंकि दोस्तों आज का पेपर तो अब धुआं ही हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय मिलती रहे। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं और हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं। ठीक है, आज का मोटिवेशन कोट क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय पर बदलती रहती है। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसीलिए समय खराब है तो अगर समय खराब है तो परेशान मत होइए मेरे दोस्त, बस इंतज़ार करें समय का। और दोस्तों क्योंकि समय ज़रूर बदलेगा, तो बिल्कुल दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है दोस्तों। क्वेश्चन की प्रैक्टिस बस आपको करना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन पहला क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। बताइए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किस में होता है? कृषि के क्षेत्र में, कि चिकित्सा के क्षेत्र में, कि वैक्सीन निर्माण में, कि उपरोक्त सभी में? बताएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों लक्ष्य रखें, आज आपका जो पेपर है, बिल्कुल दोस्तों आप सभी लोग 69 नंबर जरूर लाएंगे 70 में, 69 नंबर जरूर लाएंगे 70 में। ठीक है, बस दोस्तों अपनी तैयारी को एक दिशा देना है, एक मोड़ देना है। ठीक है, तो बताएं जल्दी से। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि दोस्तों आज केवल उद्देश्य है बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं करना। तो जल्दी से बताइए, कृषि के क्षेत्र में होगा, कि चिकित्सा के, कि वैक्सीन निर्माण में, कि उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल दोस्तों जैसा कि आप सभी को मैंने पढ़ाया था, इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। बिल्कुल दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग है दोस्तों, वह कृषि के क्षेत्र में भी किया जाता है, चिकित्सा के भी क्षेत्र में किया जाता है, वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में भी किया जाता है। ठीक है, मैंने पिछली भी क्लासेस में काफ़ी ये क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, ये दोस्तों मोस्ट एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है? बताएं दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी, की कोशिका विज्ञान, की सूक्ष्म जैविकी, की जैव रसायन? जल्दी से बताएं मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताएं। ठीक है, बताएं विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवों के डीएनए में परिवर्तन किया जाता है? बताएं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों, और बिल्कुल दोस्तों वादा है कि जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत डीएनए में परिवर्तन किया जाता है दोस्तों, तो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया दोस्तों, कि दोस्तों जो जैव प्रौद्योगिकी होती है, जो बायोटेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, उसके अंतर्गत क्या होता है? विज्ञान की शाखा जो है उसमें दोस्तों, विज्ञान की शाखा जैव प्रौद्योगिकी, इसी के अंदर दोस्तों जो जीव होते हैं, मान के चलिए ये कोई जीव है दोस्तों, इस जीव में क्या होता है? इस जीव के डीएनए में क्या होता है दोस्तों? इस जीव के डीएनए में क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। बिल्कुल दोस्तों, अगर लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तभी आप वीडियो को लाइक करें तो और आगे
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय मिलती रहे। तो चलिए बताइए दोस्तों, जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? जल्दी से बताएं। प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लिक, डीएनए लाइगेज, डीएनए गायरेज, डीएनए पॉलीमरेज। जल्दी से बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं। और आप देख पा रहे हैं यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जल्दी से बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं आप लोग। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं जीन अभियांत्रिकी, तो दोस्तों जीन अभियांत्रिकी में नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? तो दोस्तों जो आपका कौन सा दोस्तों प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज है, जो प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियेज दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। और बिल्कुल दोस्तों अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो 480 पे कर लीजिए। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लेंगे तो बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखेगा। ठीक है, कौन सा एंजाइम दोस्तों डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? बताएं। एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, ये सभी बताएं जल्दी से दोस्तों, बताएं। आप लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं इस क्वेश्चन में, बताएं जल्दी से आप लोग, बताएं आप लोग जल्दी से, क्योंकि दोस्तों इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि बिल्कुल दोस्तों बोर्ड एग्जाम वाले पेपर को धुआं करना है। बोर्ड एग्जाम वाले पेपर को क्या करना है दोस्तों? धुआं करना है। ठीक है, जल्दी से बताएं। बिल्कुल ओके, हाँ ओके दोस्तों। कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो आपका क्या है, जो आपका एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। ठीक है, क्या दोस्तों? एंडोन्यूक्लियस। ध्यान देना दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? एंडोन्यूक्लियस। क्या दोस्तों? एंडोन्यूक्लियस। ये जो एंजाइम है दोस्तों, ध्यान देना, ये जो एंजाइम है दोस्तों, यह क्या करता है? यह दोस्तों डीएनए को विशिष्ट जगह पर काटने के लिए माना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, इस पर एकदम स्टार बना लीजिए, इस पर एकदम स्टार बना लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 तो छपने वाला प्रश्न में है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों तो छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, एकदम इस पर स्टार बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पक्का पेपर में छपने वाला प्रश्न है। क्या है प्रश्न देखेंगे। जीन इंजीनियरिंग में जैविक कैंची का कार्य करने वाला एंजाइम है। यह दोस्तों क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि डीएनए का रासायनिक चाकू है। डीएनए का रासायनिक चाकू क्या है दोस्तों? लाइगेज है कि न्यूक्लियेज है कि पॉलीमरेज है कि रेक्टिक्शन एंडोन्यूक्लियस? जल्दी से बताएं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों इसमें हम। बिल्कुल मैं दोस्तों किसी का नाम नहीं लूंगा, आज नाम की चिंता मत करें, केवल प्रश्नों पर चिंता करें दोस्तों, क्योंकि आज के जो प्रश्न हैं वो बोर्ड पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जाइए और आप लोग धुआं करके आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं डीएनए का रासायनिक चाकू किसे कहते हैं दोस्तों, तो किसे कहते हैं दोस्तों? डीएनए का रासायनिक चाकू रेक्टिक्शन एंडोन्यूक्लियस को कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? रेक्टिक्शन एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 और 2022 में भी आया दोस्तों, तो इस बार भी इसके चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। प्रतिबंधन अंतःन्यूक्लियस का उपयोग अनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? बताएं। डीएनए के पुनर्योगज अणु,
आरएनए के पुनर्योगज अणु, डीएनए तथा आरएनए दोनों के पुनर्योगज अणु, उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों, आप लोग जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करके इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस का उपयोग आनुवांशिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किस अणु को बनाने में किया जाता है? जल्दी से बताएं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिबंधन अंतः न्यूक्लियस, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या होगा दोस्तों? आपका उत्तर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, डीएनए के पुनर्योगज अणु। क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर? डीएनए के पुनर्योगज अणु। क्या हो जाएगा दोस्तों? डीएनए के पुनर्योगज अणु। ठीक है, इस प्रश्न का आपका आंसर ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों जो लेने जा रहे हैं, ये बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए दोस्तों, अपने आप में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? जल्दी से बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर, जल्दी से बताइए आप लोग इस प्रश्न का आंसर। बिल्कुल दोस्तों, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑप्शन क्या है? यह पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड क्रम को पहचानता है। बी नंबर, यह एक एंडोन्यूक्लियस है। और सी नंबर, यह विषाणुओं से पृथक किया जाता है। और डी नंबर है दोस्तों, डी नंबर दोस्तों क्या है? जैसा कि आप लोग ऑप्शन देख पा रहे हैं, विभिन्न डीएनए रज्जुकों को समान छलांग छोर पर काटता है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, ए नंबर होगा कि बी नंबर कि सी नंबर कि डी नंबर? जल्दी से बताइए। बिल्कुल एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह क्या हो जाएगा आपका? वह दोस्तों यह हो जाएगा कि यह विषाणुओं से अलग किया जाता है। या किससे अलग किया जाता है दोस्तों? यह विषाणुओं से अलग किया जाता है। इसी कारण ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, सॉरी दोस्तों, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। और कुछ लोग बिल्कुल इसका आंसर सही दे रहे थे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, नाम की चिंता मत करें, बस पेपर को धुआं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है वो 480 पे कर लीजिए, जिससे कि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज का स्रोत नहीं है? जल्दी से बताएं। हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजी, इश्चेरिचिया कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिसेंसी और बैसिलस एमाइलोफेंसियंसी। जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जल्दी से दीजिए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपका जो स्रोत है वह दोस्तों क्या नहीं होगा? वह दोस्तों आपका क्या नहीं होगा? वह दोस्तों आपका, देखिए आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज जीवाणु का जो स्रोत है दोस्तों वह हीमोफाइल्स इन्फ्लुएंजी या तो है दोस्तों, या तो बिल्कुल है। उसके बाद एस्चेरिचिया कोलाई यह भी है दोस्तों। ठीक है, और डी नंबर दोस्तों ऑप्शन देखें, बैसिलस एमाइलोफिलेंसियस यह भी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो ऑप्शन नंबर आपका सी है, यह दोस्तों क्या है? रेक्टी एंडोन्यूक्लियस का स्रोत नहीं है। इसके कारण आपका ऑप्शन यहाँ आपसे पूछा नहीं है, तो इसके कारण आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर सी बिल्कुल सही हो जाता है। जो सी है दोस्तों वह बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं दोस्तों, और ये जो क्वेश्चन है आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2019 में भी और 2018 में भी आया क्वेश्चन है। इस बार इसके चांसेस फिर से बनते हैं कि यह इस बार फिर से आपके पेपर में आ जाए, फिर से आपके पेपर में आ जाए।
ठीक है। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। लाइगेज है दोस्तों, कि आपका एंडोन्यूक्लियोज है, कि दोस्तों एक्सोन्यूक्लियोज है, कि काइटिजिन? जल्दी से बताइए, आप लोग कमेंट करिए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बिल्कुल दोस्तों, जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं दोस्तों तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, एक बार जल्दी से आप लोग शेयर कर दें। बिल्कुल दोस्तों, एक बार जल्दी से आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें और वो भी इस प्रश्न को धुआं कर सकें, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन सा एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है, तो दोस्तों मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है, आप नोट्स उठाकर देख लीजिए। जो लाइगेज है दोस्तों, ध्यान देना, क्या दोस्तों, जो लाइगेज है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जो लाइगेज है, क्या दोस्तों, जो लाइगेज है यह दोस्तों क्या करता है, जो लाइगेज है यह डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। जो लाइगेज एंजाइम है दोस्तों, वह क्या करता है, वह दोस्तों डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है। इसी कारण ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, लक्ष्य स्थल डीएनए के वह क्षेत्र हैं जो दोनों दिशाओं में समान पढ़े जाते हैं, इन्हें कहते हैं सलांग छोर या कुंद छोर या दोस्तों पैलिंड्रोम्स या दोस्तों डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दोस्तों जल्दी से दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिए, ज़्यादा समय मत लगाइए, क्योंकि दोस्तों अभी आपको बोर्ड एग्जाम वाले पेपर को भी धुआं करना है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, ओके, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, हम इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग क्वेश्चन को समझिए। लक्ष्य, क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, लक्ष्य स्थल डीएनए के वह क्षेत्र हैं जो दोनों दिशाओं में समान पढ़े जाते हैं, इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं, देखिए जो समान दिशाओं में पढ़े जाते हैं उन्हें पैलिंड्रोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पैलिंड्रोम्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, पैलिंड्रोम्स, ठीक है। क्लियर हो चुका होगा। इस प्रश्न का आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? प्लाज्मिड निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? बिल्कुल दोस्तों सुपर फास्ट क्वेश्चन है, सुपर फास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बताएं जल्दी से, जीवाणु कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में, रोग संक्रमित कोशिकाओं में, कि पादप कोशिकाओं में? बिल्कुल जल्दी से बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 रैपिड फायर की तरह बताइए जल्दी से। बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सभी का आंसर सही आ रहा है। ओके ओके दोस्तों, सभी का आंसर सही आ रहा है। आज मैं नाम आपका नहीं लूंगा दोस्तों, क्योंकि आज आप नाम की चिंता मत करिए, आज आप काम की चिंता करिए, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, वह दोस्तों क्या हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में। क्या हो जाएगा, जीवाणु कोशिका में। देखिए दोस्तों प्लाज्मिड कोशिकाओं में किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, तो जो प्लाज्मिड है दोस्तों वह किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, वो जीवाणु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं दोस्तों, जीवाणु कोशिका में पाए जाते हैं। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो जीवाणु की है खोज किसने किया था। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए जीवाणु की खोज किसने किया था, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल ज़्यादा समय ना लगाएं दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, ठीक है। बिल्कुल किसने किया था, ओके, लुवेनहॉक ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आप देख पा रहे हैं यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2015 में आया क्वेश्चन है। एपिसोम्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो दोस्तों एपिसोम्स होते हैं वह किससे संबंधित है, जल्दी से बताइए आप, बताइए। किससे संबंधित है? गुणसूत्र की, आरएनए की, प्लाज्मिड से, की गाल्जी का है?
जल्दी से बताइए दोस्तों, एपी सोम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगर हम दोस्तों एपी सोम्स की बात कर लेते हैं तो दोस्तों एपी सोम जो संबंधित है वह दोस्तों किससे संबंधित है? प्लाज्मिड से। किससे दोस्तों? प्लाज्मिड से संबंधित है। किससे दोस्तों? प्लाज्मिड से। ठीक है, किससे दोस्तों संबंधित है? तो प्लाज्मिड से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे की बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हाँ थोड़ा सा और समझ लीजिए दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर गुणसूत्र, तो दोस्तों मानव में जो गुणसूत्र जोड़े में होते हैं तो कितने होते हैं? जोड़े में अगर पूछे आपसे तो 23 जोड़े बताएंगे। कितने दोस्तों? 23। अगर संख्या में पूछे दोस्तों तब कितना बताएंगे आप? 46 बताएंगे। कितना? 46। और दोस्तों अगर हम यहीं पर बात कर लेते हैं आरएनए, यहीं पर बात कर लेते हैं गुणसूत्र। देखिए गुणसूत्र की खोज किसने की थी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? गुणसूत्र की खोज किसने की थी? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर हम बात कर लेते हैं आरएनए, यह दोस्तों क्या होता है? न्यूक्लिक अम्ल के प्रकार होता है। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल प्रकार जिसमें से आरएनए है, तो आरएनए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होगा दोस्तों? राइबोन्यूक्लिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, और गाल्जी काय, तो दोस्तों गाल्जी काय की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो गाल्जी काय की खोज किसने की थी दोस्तों? कैमिलो गाल्जी ने। किसने किया था? कैमिलो गाल्जी ने। किसने किया था दोस्तों? कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है, कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है, हाँ कैमिलो गाल्जी होगा। चलिए डब्ल्यू वाल्डियर ने किया था। किसने दोस्तों? डब्ल्यू वाल्डियर ने। ठीक है, किसने किया था? डब्ल्यू वाल्डियर ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे। ये तो हो चुका है एपिसोम्स, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। 13, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए उपयुक्त संवाहक है। बताएं दोस्तों, यह यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में भी आ चुका है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2018 में भी आया है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। देखिए दोस्तों, SU 40, PBR 327, PUC और आपका डी नंबर है PBR 322। जल्दी से बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? बिल्कुल दोस्तों, आज हमने केवल वो क्वेश्चन लिए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। आज केवल वो प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं दोस्तों, आज नाम की चिंता मत करें। आज नाम नहीं लेंगे हम आपकी, केवल हम प्रश्नों की रैपिड फायर क्लास लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं जंतु कोशिकाओं में क्लोनिंग के लिए संवाहक होते हैं, तो दोस्तों मैंने आपको जब मैंने आपको पढ़ाया था जंतु कोशिकाओं, थोड़ा समझेंगे जंतु कोशिकाओं, तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ जब पढ़ाया था तो दोस्तों क्या बताया था कि जो आपका है दोस्तों क्लोनिंग के लिए, किसमें दोस्तों? जंतु में अगर हम क्लोनिंग की बात करें दोस्तों, ठीक है, जंतु में अगर हम क्लोनिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो PB, ध्यान से समझिएगा, PBR जो 322 होता है दोस्तों, 322 PBR क्या दोस्तों? 322 होता है, वह वाहक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जंतु क्लोनिंग के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, डी नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सॉलिड सा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिकारक यानी कि PCR, ठीक है, को किसने खोजा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। PCR पर टिप्पणी लिखिए, यह भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को किसने खोजा, जिसे पॉलीमरेज चैन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कैरी मुलिश ने किया था दोस्तों, कि जॉनसन ने किया था, कि स्मिथ तथा नैन्थन्स ने, कि डॉक्टर खुराना ने? आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताना है दोस्तों, और बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। जल्दी से बताइए आप लोग, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन को किसने खोजा? बिल्कुल दोस्तों, ना थकेंगे ना हारेंगे, बस बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं करेंगे, यह जिद है दोस्तों। ठीक है, और बिल्कुल दोस्तों आपको 70 में 69 कोई नहीं रोक सकता, 69 कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड पेपर तो धुआं होगा आज का। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात कर लेते हैं तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, PCR को किसने खोजा दोस्तों? तो PCR को किसने खोजा था? कैरी मुलिश ने। किसने किया दोस्तों? कैरी मुलिश ने। ठीक है,
अगर हम बात कर लेते हैं डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने प्रस्तुत किया? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, डीएनए का द्विगुणित मॉडल किसने? जल्दी से बताइए। हाँ, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, किसने दोस्तों? वाटसन तथा और क्रिक ने। वेरी गुड, वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है दोस्तों, वाटसन तथा क्रिक ने, वाटसन तथा क्रिक ने। कुछ लोगों का आंसर आ रहा है, ओके, वाटसन तथा क्रिक ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, पॉलीमरेज रिएक्शन अभिक्रिया को किसने खोजा था? तो कैरी मुलिस ने। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणु भोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण। मैंने आपको पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी दोस्तों, मैंने आपको पिछली क्लास में भी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी। जल्दी से बताएं, एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणुओं द्वारा डीएनए स्थानांतरण कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है, कि संयुग्मन कहलाता है, कि पारगमन कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए दोस्तों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणु द्वारा डीएनए का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों डीएनए का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों क्या कहलाता है आपका? पारगमन। क्या कहलाता है दोस्तों? आपका पारगमन कहलाता है। जो ऑप्शन नंबर सी है यह बिल्कुल सॉलिड सा आंसर होगा। जीवाणु द्वारा एक जीव से दूसरे जीव में डीएनए का स्थानांतरण पारगमन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? पारगमन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि है इलेक्ट्रोपोरेशन, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, ये सभी। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, बिल्कुल दोस्तों, जो अपनी वीडियो की क्वालिटी है आप 480 पे कर लेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखेगा दोस्तों। बिल्कुल अपनी एक बार वीडियो की क्वालिटी 480 पे तो करिए, बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखेगा। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि। दोस्तों अगर हम प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधि की बात कर लेते हैं तो क्या है दोस्तों? वह आपका इलेक्ट्रोपोरेशन और जीन गन या माइक्रो इंजेक्शन, ये सभी दोस्तों प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की क्या है? विधि है। ठीक है दोस्तों, पेपर में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की 2 विधियों के नाम बताइए। तो आप बिल्कुल दोस्तों आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं दोस्तों पहला नंबर इलेक्ट्रोपोरेशन। पहला नंबर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोपोरेशन। पहला नंबर आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, दूसरा नंबर दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं? जीन गन। क्या दोस्तों? जीन गन। और तीसरा नंबर दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। क्या लिख सकते हैं दोस्तों? माइक्रो इंजेक्शन। क्या लिख सकते हैं? माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, सिंपल सा लट्टू सा प्रश्न है, सिंपल सा लट्टू सा प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या हैं? ये सभी दोस्तों प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की क्या है दोस्तों? विधि है। इसी कारण आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ओके। हाँ बिल्कुल, शॉटगन विधि का प्रयोग होता है जीन पूंजीकरण के लिए, जीन संश्लेषण के लिए, जीन चिकित्सा के लिए, कि अनुवांशिकी नियंत्रण के लिए। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, शॉटगन विधि का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए।
ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए दोस्तों इसमें। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं शॉटगन विधि का जो प्रयोग है वह दोस्तों किसके लिए, तो वह दोस्तों किसके लिए किया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था किसके लिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, हाँ, किसके लिए किया जाता है, जीन पूंजीकरण, किसके लिए, पूंजीकीकरण के लिए, जीन पूंजीकरण के लिए दोस्तों क्या किया जाता है, जीन पूंजीकरण के लिए आपका शॉटगन विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपको पीसीआर के बारे में कुछ समझा दे रहा हूं। ठीक है, और पीसीआर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीसीआर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पीसीआर पर टिप्पणी लिखें, पीसीआर पर टिप्पणी लिखें। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लें दोस्तों पीसीआर है क्या, और ये बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। पीसीआर है क्या दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिए दोस्तों। यह एक ऐसी अभिक्रिया है, ये इस अभिक्रिया का जो सर्वाधिक प्रयोग होने वाला एंजाइम हुआ दोस्तों डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, बिल्कुल। इसमें दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, इसमें दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पीसीआर की, तो अपनी कॉपी में बिल्कुल दोस्तों, अगर आप बैठे हैं अब तो बिल्कुल दोस्तों अपनी कॉपी को उठाइए और इसको अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलें। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, देखिए इस अभिक्रिया में दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो एंजाइम है वह दोस्तों, पहला पॉइंट दोस्तों, इस अभिक्रिया में प्रयोग होने वाला जो सर्वाधिक एंजाइम है दोस्तों वह कौन सा एंजाइम है, तो कौन सा एंजाइम है दोस्तों, सर्वाधिक प्रयोग में कौन सा एंजाइम है, अभी मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों इसका क्वेश्चन। तो कौन सा एंजाइम होगा आपका, डीएनए पॉलीमरेज। क्या होगा दोस्तों, डीएनए पॉलीमरेज। बिल्कुल दोस्तों अपनी कॉपी में से लिखते हुए चलें, अपनी कॉपी में से लिखते हुए चलें, डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, पहला पॉइंट। ठीक है, इस अभिक्रिया यानी कि पीसीआर पॉलीमरेज रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है, या श्रृंखला अभिक्रिया दोस्तों, या पॉलीमरेज रिएक्शन, हाँ चैन रिएक्शन, ठीक है, ये बोल सकते हैं। चलिए अब दोस्तों इसके द्वारा हम करते क्या हैं, इसके द्वारा हम करते क्या है दोस्तों, तो इसके द्वारा करते क्या है दोस्तों, इसके द्वारा हम करते क्या है दोस्तों, इसके द्वारा हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके द्वारा हम वांछित डीएनए खंड, जो वांछित डीएनए खंड होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, वांछित जो डीएनए खंड होता है, वांछित डीएनए खंड की अनेक प्रतियां प्राप्त कर ली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, वांछित डीएनए खंड की क्या होती हैं, अनेक प्रतियां क्या होती हैं, अनेक प्रतियां को क्या कर लेते हैं, अनेक प्रतियां को प्राप्त कर लेते हैं, अनेक प्रतियां को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, अनेक प्रतियों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है इतनी सी बातें। और अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर दोस्तों पीसीआर तकनीक, दोस्तों जो पीसीआर है अभी मैंने बताया पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, पीसीआर तकनीक, पीसीआर जो तकनीक है दोस्तों, इस तकनीक से डीएनए संवर्धन के लिए आवश्यक होती है, किसके लिए, तो डीएनए संवर्धन के लिए। ये जो तकनीक है किसके लिए आवश्यक है, डीएनए संवर्धन के लिए। किसके लिए आवश्यक है दोस्तों, डीएनए संवर्धन के लिए। ठीक है, और इस तकनीक की खोज अभी मैंने आपको जस्ट करवाया, कैरी मुलिस ने किया था। किसने दोस्तों, पीसीआर की खोज किसने की थी, तो पीसीआर की खोज अभी मैंने क्वेश्चन भी करवा दिया। पीसीआर की जो खोज है दोस्तों पेपर में छपने वाला प्रश्न है, किसने किया था, किसने दोस्तों, कैरी मुलिस। किसने दोस्तों, कैरी मुलिस ने। किसने दोस्तों, कैरी मुलिस ने। ठीक है, किसने किया था, कैरी मुलिस ने। ठीक है, और दोस्तों हम यह भी बात कर लेते हैं यहाँ पर पीसीआर की, यदि द्विरज्जु की डीएनए का विद्युतीकरण नहीं होता तो, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यदि द्विसूत्री क्या दोस्तों, यदि द्विसूत्री विभाजन, ठीक है, द्विसूत्री डीएनए, ठीक है, द्विसूत्री डीएनए का दोस्तों क्या होता है, यदि द्विसूत्री डीएनए का विकृतीकरण नहीं होता है, क्या होता है दोस्तों, विकृतीकरण नहीं होता है। जब विकृतीकरण नहीं होता है दोस्तों, विकृतीकरण नहीं हो, तब दोस्तों क्या हो, नहीं हो, तो फिर क्या करते हैं, तो प्रारंभन अपने पृथक डीएनए रज्जकों में क्या होता है, पूरा अनुक्रमण का क्या होता है, ताप निश्चितन करने पर सामर्थ्य इसमें नहीं होती है और प्रारंभिक दीर्घकरण का क्या हो जाता है, दीर्घकरण नहीं हो पाता। ठीक है, बिल्कुल, मुझे आशा है कि आपको पीसीआर समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा समझेंगे। पुनर्योगज डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? जल इलेक्ट्रोपोरेसिस, अपकेंद्रण, क्रोमेटोग्राफी, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 अपने आप में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, बिल्कुल दोस्तों, ये जिद होनी चाहिए कि जब तक पेपर को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और इस बार बोर्ड एग्जाम के पेपर को फोड़ के आना है आपको, ठीक है। बिल्कुल, आज की बोर्ड एग्जाम में छपने वाले ये प्रश्न हैं, ठीक है दोस्तों। जल्दी से बताइए आप लोग। बिल्कुल ओके, जल्दी से आप बताइए। देखिए दोस्तों, पुनर्योगज डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो किस विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों? किस विधि द्वारा? हाँ, वेरी गुड, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ये जो विधि है, इस विधि में पुनर्योगज डीएनए तकनीक में डीएनए खंडों का उनके आकार के अनुसार पृथक्करण किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय मिलती रहे। और बिल्कुल दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बार कहूंगा कि बिल्कुल आप लोग एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल नेटवर्किंग जो भी है दोस्तों, वहां पर शेयर करें और अपने स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस क्लास का लाभ उठा सके, ठीक है। आपके दोस्त भी इस क्लास का लाभ उठा सकें, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात कर लेते हैं। जैव प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है, और यह आपकी बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, आइए इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी, तो यह विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण हेतु किया जाता है। किसका किया जाता है दोस्तों? तो जिसके अंतर्गत, ध्यान देना दोस्तों, जिसके अंतर्गत जैविक तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? मानव कल्याण के लिए किया जाता है, ठीक है। और यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है। यह विज्ञान की कैसी शाखा है दोस्तों? एक नंबर का पूछा जाएगा प्रश्न कि जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की कैसी शाखा है, तब आप क्या बताएंगे दोस्तों? तब आप क्या बताएंगे कि यह आधुनिक शाखा है, जिसमें जैव रासायनिक, सूक्ष्म जैविक, आणविक जीव विज्ञान, आनुवांशिक आदि के अध्ययन का विस्तृत उपयोग किया जाता है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था दोस्तों? अगर आपसे पूछे जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दोस्तों इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वह दोस्तों किसने किया था? कार्ल एरेक ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एक नंबर का छपने वाला प्रश्न है बहुविकल्पी में कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द का सर्वप्रथम दोस्तों किसने प्रयोग किया था? तो किसने किया था दोस्तों? कार्ल एरेक ने। किसने दोस्तों किया था? कार्ल एरेक ने किया था। किसने किया था? कार्ल एरेक। क्लियर हो चुका है? बिल्कुल दोस्तों, अगर आपको क्लियर हो पा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तभी आप वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय मिलती रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुझे आशा है कि आपको जैव प्रौद्योगिकी समझ में आ चुका होगा दोस्तों। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत दोस्तों जैविक तंत्र या जैविक क्रियाओं का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है। और यह विज्ञान की आधुनिक शाखा है, जिसमें जैव रासायनिक, सूक्ष्म जैविक, आणविक जीव विज्ञान और आनुवांशिक आदि की अध्ययन करके विस्तृत उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सर्वप्रथम दोस्तों इसका जो प्रयोग है वह कार्ल एरेक ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में जो कि छपने वाला प्रश्न है, ठीक है। आरएनए डीएनए में आरएनए क्या है? आरएनए डीएनए में आरएनए क्या है? मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है। यहां पर डीएनए की बात कर लेते हैं,
तो डीएनए इसका पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अगर यहीं पर बात कर लेते हैं आर डीएनए में, आर से क्या अभिप्राय है? तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म दोस्तों? रिकम्बिनेंट। क्या होता है दोस्तों? रिकम्बिनेंट। ठीक है, रिकम्बिनेंट। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पुनर्योगज डीएनए। क्या बोलते हैं दोस्तों? आर डीएनए में जो आर है वह दोस्तों क्या होगा? रिकम्बिनेंटेड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? पुनर्योगज। ठीक है, और डीएनए को तो डीएनए ही बोलेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप लोग इसको केवल समझते चलें, इसको समझते हुए चलें, और बोर्ड एग्जाम आज वाला पेपर जो है वो धुआं धुआं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पुनर्योगज या पुनर्संयोजन डीएनए का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? स्टैनले कोहन ने व हर्बर्ट बोयर ने। ठीक है, सन 1972 में सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। किसने दोस्तों? तो स्टैनले कोहेन व हर्बर्ट बोयर ने दोस्तों क्या किया था? सन 1972 में दोस्तों सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए का क्या किया था? निर्माण किया था। क्या किया था दोस्तों? निर्माण किया था। इन्होंने क्या किया था? निर्माण किया था। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? आणविक आकार के आधार पर एंजाइम बने हैं या डीएनए, आप इसके बारे में कैसे पता करेंगे? ठीक है, देखिए दोस्तों, आइए इसको हम लोग समझ लेते हैं। आइए समझ लेते हैं। अपने आप में यह भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, पेपर में आने की इसकी प्रबल संभावना बनती है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं आणविक आकार के आधार पर जो एंजाइम है वो डीएनए से क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ध्यान से समझिएगा, आणविक अगर आकार के हम आधार पर इनकी बात कर लेते हैं तो जो एंजाइम होते हैं वो डीएनए से छोटे होते हैं। क्योंकि दोस्तों, क्योंकि डीएनए में किसी भी जीव की समस्त जो क्रियाएं हैं वो संरचनाओं में संबंधित आनुवांशिक सूचनाएं हैं, उनमें क्या होती है दोस्तों? उनमें निहित होती है। उनमें क्या होती है दोस्तों? निहित होती है। और दूसरी ओर एंजाइम एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण डीएनए के किसी भी एक जीन द्वारा होता है, किसी भी एक जीन द्वारा होता है। और डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। जो डीएनए होता है दोस्तों वह क्या होता है? न्यूक्लियोटाइडों का बहुलक होता है, जिसमें दोस्तों न्यूक्लियोटाइडों की एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है। न्यूक्लियोटाइडों की क्या होती है दोस्तों? एक बहुत लंबी श्रृंखला होती है। जबकि एंजाइम में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है दोस्तों, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। और डीएनए सबसे बड़ा जैव अणु है। डीएनए क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा जैव अणु है। डीएनए क्या है दोस्तों? डीएनए सबसे बड़ा जैव अणु है। इसमें जीवों की सभी आनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती हैं। किसके अंतर्गत दोस्तों? डीएनए में। किसमें दोस्तों? डीएनए में। मैंने आपको पढ़ाया था दोस्तों कि इसको एकदम बहुत अच्छे ढंग से देखिए, आपका डीएनए से भी क्वेश्चन बनेगा। डीएनए का सचित्र, डीएनए का द्विगुणित सचित्र वर्णन कीजिए। डीएनए का द्विगुणित सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर दोस्तों स्टार बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर तो स्टार बना लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 पर तो स्टार बना लीजिए। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे किया जाता है, तो दोस्तों आनुवांशिकी अभियांत्रिकी तकनीक में, आनुवांशिकी अभियांत्रिकी तकनीक में दोस्तों प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम द्वारा दोस्तों क्या वांछित डीएनए जीन को क्रमशः काट कर एवं वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। काट कर एवं वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ओके, बिल्कुल क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? एक बार जरूर कमेंट कर दीजिए, एक बार आप लोग जरूर कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, इस महा मैराथन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। बिल्कुल
बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल आज की जो क्लास है वह दोस्तों धमाकेदार क्लास है और बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों, आज नाम की चिंता मत करें, आज नाम की चिंता मत करें दोस्तों। मैंने कहा था रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में पाँव जलने न देंगे, धूप में पाँव जलने न देंगे। भाई हम एसटीआरपी वाले हैं, भाई हम एसटीआरपी वाले हैं। ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी सोने नहीं देंगे, ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी सोने नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, तो रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में दोस्तों पाँव को जलने नहीं देंगे। हम एसटीआरपी वाले हैं भाई, ख्वाब पूरे किए बिना चांद को भी सोने नहीं देंगे, चांद को भी सोने नहीं देंगे। बिल्कुल दोस्तों, बोर्ड एग्जाम तो धुआं धुआं होगा, बोर्ड एग्जाम तो धुआं धुआं होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, और आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। बताएं दोस्तों, जल्दी से बताएं, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए। यह मॉडल टेस्ट पेपर का भी क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम का भी क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से बताइए। यह दोस्तों अगला इसका इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो जीवाणु भोजी डीएनए को क्या करता है, काटता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एवं एक्सोन्यूक्लियोज। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज एवं एक्सोन्यूक्लियोज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सोन्यूक्लियोस और एंडोन्यूक्लियोस में अंतर बताइए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, वेरी गुड, ओके। क्या मैंने आपसे पूछा एक्सोन्यूक्लियोस और एंडोन्यूक्लियोस में अंतर क्या है? तो देखिए दोस्तों एक्सोन्यूक्लियोस डीएनए के सिर से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड को अलग करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियोस डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर क्या करते हैं दोस्तों, काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं। तो एक्सोन्यूक्लियोस डीएनए के सिरे से न्यूक्लियोटाइड्स को अलग करते हैं, जबकि दोस्तों एंडोन्यूक्लियोस डीएनए को भीतर विशिष्ट स्थलों पर क्या करते हैं, काटते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का यह आंसर आपका बिल्कुल सॉलिड सा हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, यूपी बोर्ड परीक्षा 2020 में यह क्वेश्चन आया है, आप सभी लोग देख पा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है? बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला डीएनए क्या कहलाता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए आप लोग। बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाला जो डीएनए है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले दो वाहकों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों जीन अभियांत्रिकी में उपयोग होने वाले केवल आपसे दो वाहक का नाम पूछा है। तो दोस्तों दो वाहक कौन कौन से हैं, देखिए थोड़ा समझिएगा, इसको समझिएगा। अगर बात कर लेते हैं जीन अभियांत्रिकी, तो जीन अभियांत्रिकी में जीवाणु के प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज, जीवाणु के क्या दोस्तों, प्लाज्मिड एवं बैक्टीरियोफेज या दोस्तों जीवाणु भोजी विषाणु दोनों का उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड या दोस्तों क्या बैक्टीरियोफेज या दोस्तों इसे जीवाणु भोजी भी कहते हैं। ठीक है, इसका उपयोग जीन अभियांत्रिकी में होता है। ठीक है, मुझे आशा है कि क्वेश्चन नंबर 9 आप समझ चुके होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। वाहक में प्रतिबंधन एंजाइम की पहचान के लिए एक से अधिक स्थल नहीं होने चाहिए, क्यों, कारण दीजिए। तो दोस्तों समझिएगा, वाहक में एक
ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा जिससे विजातीय डीएनए को पहचाना जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थानों पर काटा जाएगा तथा जीन क्लोनिंग की क्रिया जटिल हो जाएगी। जो जीन क्लोनिंग की क्रिया होगी वह दोस्तों क्या होगी, जटिल हो जाएगी। ठीक है, तो बताएं आप लोग क्लियर हो पाया कि नहीं? आप लोग जल्दी से एक बार कमेंट कर दीजिए, समझ में आया कि नहीं? फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। बिल्कुल दोस्तों, देखिए थोड़ा समझेंगे। वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा जिससे विजातीय डीएनए को पहचाना जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थानों पर काटा जाएगा तथा जीन क्लोनिंग की क्रिया जटिल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों, यह तो बोर्ड पेपर में छपने वाला प्रश्न है। बोर्ड पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि प्लाज्मिड क्या है, या दोस्तों प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, इसके आपको क्या करना है, इसके उपयोग भी बताना है कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक समय में एक ही काम करो, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी उसमें पूरी आत्मा डाल दो। दोस्तों ऐसा करते समय उसमें पूरी अपनी आत्मा को डाल दो और बाकी सब भूल जाओ, बाकी सब भूल जाओ। दोस्तों आज और क्या करना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, केवल आज की जिद होनी चाहिए दोस्तों कि आज आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करना है, बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करना है। ठीक है दोस्तों, तो एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपने उसमें पूरी आत्मा डाल दो दोस्तों और बाकी सब भूल जाओ कि क्या है आगे क्या है पीछे। केवल आज ध्यान रखना है, आज आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर को क्या करना है, धुआं धुआं करना है। आज आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जो कि बहुत ही अच्छा सुविचार है। तो चलिए दोस्तों इसी सुविचार के अनुसार हम लोग अपनी क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। प्लाज्मिड क्या है दोस्तों, इसको समझते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं और इसका उपयोग भी क्या है जानते हैं। देखिए दोस्तों, प्लाज्मिड की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो प्लाज्मिड होते हैं, अब मैंने आपको पढ़ाया भी था दोस्तों कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये जीवाणुओं में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है। यह जीवाणुओं में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जा सकता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। जीवाणु में पाए जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री पदार्थ है दोस्तों प्लाज्मिड, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है दोस्तों। एक कोशिका से क्या करता है दोस्तों, दूसरी कोशिका में जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मिड प्रायः दोस्तों जीवाणु एवं ईस्ट में पाए जाते हैं। जो प्लाज्मिड होते हैं दोस्तों वह किस में पाए जाते हैं, तो वह दोस्तों किस में पाए जाते हैं, जीवाणु व ईस्ट में पाए जाते हैं। और इसका प्रयोग दोस्तों, इसका जो प्रयोग होता है वो डीएनए पुनर्योगस तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। डीएनए पुनर्योगस तकनीक में संवाहक के रूप में किया जाता है। और डीएनए जो है दोस्तों, आप पता है आपको कि T1 प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसिएंसिस जीवाणु से प्राप्त होता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रकृति करने की क्षमता होती है। बिल्कुल दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बनेंगे तभी आपको समझ में आएगी चीजें। और आज का पेपर दोस्तों बिल्कुल धुआं धुआं होगा। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती है, हासिलें कहाँ नसीब से होती है। मगर वह तूफान भी हार जाएगा दोस्तों, जहाँ कश्तियाँ जिद पर अड़ी होती हैं, दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी तो और आपकी बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जाम को फोड़ना है। अभी तो आप हाई स्कूल इंटरमीडिएट के पेपर को ही धुआं धुआं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ओके। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रकृत करने की क्षमता होती है, प्रकृत करने की क्षमता होती है। तो PBR 322 में बिना गुणसूत्रीय नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिका के अंदर प्रकृत करने की क्षमता होती है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, अगर लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तभी आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं? प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, बताएं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण, तो दोस्तों बाह्य DNA की परपोषी कोशिकाओं में प्रत्यक्ष रूप से वाहक के बिना निवेशन को प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। DNA खंडों की, बिल्कुल दोस्तों, DNA खंडों की पूंजीकरण विधि को क्या कहते हैं? तो DNA खंडों की पूंजीकरण विधि को शॉटगन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शॉटगन विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 अपने आप में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सामर्थ्य कोशिका के निर्माण में CaCl2 का क्या योगदान है? तो दोस्तों ऊर्जा, देखिए दोस्तों इसको समझेंगे। रूपांतरण की क्रिया के लिए जीवाणु कोशिकाओं को CaCl2 से उपचारित किया जाता है, जिससे जीवाणु कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली सुग्राही हो जाती है। इसके द्वारा माध्यम से विभाजित DNA को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। PCR अभिक्रिया में विकृतीकरण चरण के छू जाने पर अभिक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि द्विसूत्री DNA का विकृतीकरण नहीं हो तो प्रारंभक अपने पृथक्करण DNA रज्जुकों पर पूरक अनुक्रमों का क्या ताप निसूतन करने की क्षमता नहीं, सामर्थ्य में नहीं होगा और प्रारंभन की दीर्घकरण नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए आप क्या बता सकते हैं पुनर्योजी ढंगन। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ इसको आप देख लेंगे कि प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है। अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए अब जो मोस्टली क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम लोग और देख लेते हैं। प्लाज्मिड DNA गुणसूत्री DNA में अंतर, इसको समझिएगा दोस्तों। प्लाज्मिड DNA क्या होते हैं और गुणसूत्री DNA क्या होते हैं, आइए इनके बीच में अंतर हम लोग जानते हैं। ठीक है, बिल्कुल अपनी वीडियो की क्वालिटी 480 पे कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल आप लोग इसको देखेंगे। ओके दोस्तों, इनमें अंतर को हम लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, पहला अंतर अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, अगर हम लोग बात कर लेते हैं बिल्कुल प्लाज्मिड DNA और दोस्तों गुणसूत्री DNA, तो अंतर को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, पहला अंतर प्लाज्मिड DNA में अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, वेरी गुड, ओके। देखिए प्लाज्मिड DNA ये प्रायः वृत्ताकार एवं आकार में क्या होते हैं 1.5 से 1500 kb में अपेक्षाकृत छोटी होती है। इनकी जो आकृति होती है वो वृत्ताकार होते हैं तथा आकार में अपेक्षाकृत छोटे होते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं गुणसूत्री DNA दोस्तों, तो यह दोस्तों इनका आकार अपेक्षाकृत क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इतनी सी बातें समझ में आ गई। तो चलिए आगे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले पॉइंट को अगर जानते हैं दोस्तों, प्लाज्मिड DNA तो इनके वाहक के रूप में काम में लिया जाता है। इन्हें वाहक के रूप में क्या दोस्तों काम में लिया जाता है। किसे दोस्तों प्लाज्मिड DNA को, इसे वाहक के रूप में क्या दोस्तों काम में लिया जाता है। जबकि गुणसूत्री DNA जो होता है दोस्तों, इन्हें वाहक के रूप में काम में नहीं लिया जाता है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर बात कर लेते हैं प्लाज्मिड DNA, तो दोस्तों जो प्लाज्मिड DNA है ये अतिरिक्त गुणसूत्री संरचनाएं होती हैं। ये अतिरिक्त क्या होती है दोस्तों, गुणसूत्री संरचनाएं होती हैं। जबकि दोस्तों गुणसूत्री DNA जो होता है यह मुख्य गुणसूत्री रचना होती है। यह क्या होती है दोस्तों, यह मुख्य गुणसूत्री रचना होती है। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा दोस्तों। बिल्कुल अगर लग रहा है कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तभी आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी इस क्लास में जुड़कर इस क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो चुका होगा। मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, अब मैं आगे की ओर बढ़ूँ दोस्तों। बिल्कुल एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए
ओके, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वाहक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वाहक डीएनए अणु का चयन किन लक्षणों के आधार पर किया जाता है, समझाइए। तो दोस्तों वाहक डीएनए अणु का जो चयन होता है वो निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर किया जाता है। वो लक्षण कौन कौन से देख लीजिए। पहला नंबर तो यह माप में छोटा होना चाहिए। दूसरा नंबर, इसमें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की क्रिया के लिए किन्हीं पर वैसा ही एक विलोम पद होना चाहिए, ठीक है, जिसे दाता बोलते हैं। और दोस्तों तीसरा पॉइंट, इसमें वांछनीय जीव को अपने में निवेशित कर लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये वाहक के क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। ये क्लोनिंग वाहक PBR 322 का चित्र है, देख लीजिए आप लोग। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में इसके छपने के प्रश्न बन सकते हैं, आप लोग देख लीजिए दोस्तों बिल्कुल इस डायग्राम को। ये PBR 322 का डायग्राम है, आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल देख लीजिए अच्छे ढंग से दोस्तों। चलिए अगले पॉइंट को बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन को समझें, ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बरमेंट विधि क्या है, ठीक है दोस्तों। आइए जानते हैं, आइए हम लोग इसको जानते हैं। पहले इसका डायग्राम आप लोग अच्छे से देख लीजिए, डायग्राम का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। आइए अब इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़ा समझेंगे। देखिए दोस्तों, माइक्रो प्रोजेक्टाइल बम्बरमेंट क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की यह तकनीक में डीएनए विलोपित टंगस्टन या स्वर्ण मुद्रा कणों में क्या होती है दोस्तों, संपीड़न गन से कोशिका में बमबारी की जाती है। और यह विधि पादपों में अत्यंत उपयोगी होती है, क्योंकि स्वर्ण या टंगस्टन धातु के डीएनए विलोपित सूक्ष्म कण उच्च वेग से बमबारी द्वारा पादप कोशिका की भित्तों के पार कर जाती है तथा डीएनए को केंद्रक में अंतरित कर देती है। इसी को ब्लायोलॉस्टिक या जीन ब्लायोलॉस्टिस या दोस्तों जीन गन विधि भी कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल डायग्राम को आप लोग देख लेंगे। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ओके, यह भी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या आप बता सकते हैं कि प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्टर एंजाइम को वर्ण योग्य चिन्ह की उपस्थिति में बाहरी डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में स्थानांतरण के लिए मॉनिटर करने के लिए किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है, ठीक है, आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए दोस्तों, इसमें टिप्पणी लिखना है और टिप्पणी में से दोस्तों कोई एक न एक आपसे पेपर में जरूर पूछेगा। प्रतिक्रियन का उद्भवन, या दोस्तों बायोरिएक्टर, या दोस्तों अनुप्रवाह संसाधन, या दोस्तों PCR, या दोस्तों आपसे प्रतिबंधन एंजाइम, या दोस्तों पुनर्योगज डीएनए, या डीएनए पॉलीमरेज, या डीएनए लाइगेज। तो बिल्कुल दोस्तों इसको हम लोग आठवां जो प्रश्न है, इसमें दोस्तों 8 प्रश्न दिए गए हैं। 8वें प्रश्न में 8 की टिप्पणियों को हम लोग इसको बारी बारी से समझेंगे। और ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। उठाकर आप पेपर देख लीजिए दोस्तों, उठाकर आप पेपर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आज के बोर्ड एग्जाम में ये छपने वाले प्रश्न हैं। तो बिल्कुल दोस्तों अब हम लोग इनके बारे में चलिए चर्चा करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं प्रतिकृतिकरण का उद्भवन, तो इसको समझते हैं दोस्तों। ओके, देखिए प्रतिकृतिकरण उद्भवन का उद्भव, ठीक है, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, यह प्रतिकृतिकरण के प्रारंभ में उपस्थित अनुक्रम या स्थल है जो डीएनए का कोई खंड एक स्थल से बांधकर परपोषी कोशिकाओं में द्विगुणन कराने में सक्षम है। द्विगुणन कराने में क्या दोस्तों, सक्षम है। और यह अनुक्रम स्वायत्त रूप से प्रकृतिकरण की अनुमति देता है तथा इस प्रकार वाहक परपोषी कोशिकाओं स्वयं की अनेक प्रतिलिपियां उत्पन्न कर सकती हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आज नाम की चिंता मत करिए, आप केवल काम की चिंता करिए और बोर्ड एग्जाम में पूछने वाले प्रश्नों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम वाला पेपर तो धुआं होगा, ठीक है। चलिए आगे जानते हैं। इसलिए लक्ष्य डीएनए की अत्यधिक संख्या प्राप्त करने के लिए अत्यधिक प्रतिरूप बनाने में सहायक उत्पत्ति अनुक्रम संवाहक क्लोन किया जाता है, ठीक है दोस्तों।
तो क्लियर हो चुका होगा प्रतिकृतिकरण का उद्भवन। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर दोस्तों बोर्ड पेपर में छपने वाला प्रश्न है। बायोरिएक्टर क्या है दोस्तों, बिल्कुल आपकी बोर्ड पेपर में छपने वाला प्रश्न है कि बायोरिएक्टर क्या है, इस पर टिप्पणी दीजिए। बायोरिएक्टर क्या है दोस्तों, इस पर टिप्पणी दीजिए। ठीक है, तो भूल कर भी भूलने नहीं देंगे हम दोस्तों, भूल कर भी भूलने नहीं देंगे। ठीक है, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों के चक्कर छोड़ो दोस्तों, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया आपको ही पार करना है दोस्तों, तैर के दरिया आपको ही पार करना है और बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करना है, बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बायोरिएक्टर को जानते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बायोरिएक्टर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो बायोरिएक्टर है यह व्यावसायिक दृष्टि से वांछित उत्पाद के अधिक उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का उपयोग किया जाता है। इसके द्वारा 100 से 1000 लीटर प्रति संवर्धन का संशोधन किया जा सकता है। बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों। और बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद को प्राप्त करने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां जैसे आधारित पदार्थ हो गया, ताप हो गया, पीएच मान हो गया, विटामिन, लवण आदि या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है। ठीक है दोस्तों, आदि उपलब्ध कराता है। यह दोस्तों क्या है, यह दोस्तों बायोरिएक्टर है। क्या है, बायोरिएक्टर। बिल्कुल दोस्तों बोर्ड एग्जाम में यह छपने वाला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में यह छपने वाला प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, अगले पॉइंट को हम लोग बात कर लेते हैं। अगले पॉइंट को हम लोग बात कर लेते हैं अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है दोस्तों, आइए हम लोग इसको जानते हैं। अनुप्रवाह संसाधन क्या होता है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों इसको हम लोग जानते हैं, आइए हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, इसको जानेंगे थोड़ा सा। अनुप्रवाह संसाधन जैव संश्लेषण अवस्था के पश्चात उत्पाद के परिष्करण व विपणन से पूर्व उसका पृथक्करण व शोधन किया जा सकता है। इसके सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, इसे दोस्तों सामूहिक रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। चलिए हमने आपको इधर भी लाइगेज भी पढ़ाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ठीक है, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी। ठीक है दोस्तों, इसको आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट पॉइंट में समझते हैं। देखिए दोस्तों, अनुवांशिकी अभियांत्रिकी है क्या, तो दोस्तों वैज्ञानिकों ने संस्करण द्वारा नहीं बल्कि जीव के अनुवांशिक पदार्थ डीएनए में जोड़ तोड़ करके सूक्ष्म पादपों तथा जंतुओं की मानव के लिए अधिक उपयोगी नस्ल की उत्पत्ति की विधि का आविष्कार किया है, जिसे अनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, अनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, चलिए अगला प्रतिबंधन एंजाइम क्या है दोस्तों। प्रतिबंधन एंजाइम दोस्तों, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोस, ये अनुवांशिक अभियांत्रिकी के सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है और इसको आणविक कैंची या चाकू कहा जाता है। इसे डीएनए का आणविक कैंची या चाकू कहा जाता है और इसकी खोज का जो श्रेय है वह दोस्तों अर्बर को जाता है। इस एंजाइम को सर्वप्रथम पृथक्करण नैन्थन्स व स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, नैन्थन्स व स्मिथ नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके दोस्तों एक हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है दोस्तों, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। और आपको संघर्ष करके निखरना ही है दोस्तों, आपको संघर्ष करके निखरना है और बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करना है और अपने माता पिता के लक्ष्य को प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। सुकेंद्रीय डीएनए में, सुकेंद्रीय कोशिकाओं में प्रतिबंधन न्यूक्लियस, ये भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन 2022 में आया क्वेश्चन है पैलिंड्रोमिक
न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम को उदाहरण सही समझाइए और इसका महत्व लिखिए। ठीक है दोस्तों, इसको आइए समझ लेते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखेंगे आप लोग, इसको समझने का प्रयास करें। ओके दोस्तों, देखेंगे डीएनए विलोम पद से तात्पर्य डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्म को ऐसे अनुक्रम से है जिसमें पढ़ने का अभिविन्यास समान रखा जाता है। जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हैं, ये दोनों डीएनए सूत्रों पर एक समान अनुक्रम पढ़ने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ चुका होगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अतः आनुवांशिक अभियांत्रिकी वाहक में डीएनए और विदेशी डीएनए को, ठीक है दोस्तों, वाहक डीएनए जो होता है और विदेशी डीएनए को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटा जाता है, जिससे दोनों के समान कटे हुए चिपचिपे या समान छोर प्राप्त होते हैं, सलांग छोर प्राप्त होते हैं। ये सलांग छोर जुड़कर पुनर्संयोजित डीएनए का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लोनिंग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्लोनिंग हेतु वाहक में वांछित विशेषताओं का वर्णन करना है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी में क्लोनिंग संवाहक का क्या महत्व है? तो दोस्तों क्लोनिंग संवाहन का क्या महत्व है, पहला नंबर आप देख लीजिए दोस्तों, प्रतिकृतिकरण का उद्भव होगा दोस्तों, प्रतिकृतिकरण का क्या होगा, उद्भव होगा। पॉइंट नंबर 2 देख लीजिए दोस्तों, मार्कर जीन या वर्ण योग चिन्ह इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मार्कर जीन या वर्ण योग चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा नंबर दोस्तों, क्लोनिंग या पहचान स्थल होगा दोस्तों, क्लोनिंग या पहचान स्थल, इसको समझ लीजिए, वाहक में एक ही पहचान या क्लोनिंग स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके तथा जिससे विजातीय डीएनए को पहचाना जा सके। यदि एक से अधिक पहचान स्थल हो तो प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया द्वारा वाहक अनेक स्थानों पर काटा जाएगा तथा जीन क्लोनिंग जटिल हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको प्लाज्मिड समझा चुका दोस्तों, प्लाज्मिड क्या होते हैं, प्लाज्मिड कहाँ पाए जाते हैं, प्लाज्मिड के 4 गुण बताइए तथा प्लाज्मिड की व्याख्या भी करना है। मैं आपको प्लाज्मिड बढ़ा चुका हूं दोस्तों, बिल्कुल एक बार बिल्कुल आप लोग देख लें, इसको समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, प्लाज्मिड के अगर हम गुण की बात कर लेते हैं तो दोस्तों प्लाज्मिड के गुण क्या होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता इसमें होती है, ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन्स स्थित होते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्लाज्मिड तो दोस्तों प्लाज्मिड पोषक के मुख्य गुणसूत्र के रूप में अलग हो रहकर द्विगुणन करते हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्लाज्मिड की उपयोगिता वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, प्लाज्मिड की उपयोगिता बिल्कुल ये छपने वाले प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ओके, जल विद्युत कण संचलन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल विद्युत कण संचलन तकनीक को समझाइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। या दोस्तों इसे क्या बोलते हैं, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक पृथक्करण तकनीक है जिसके द्वारा डीएनए खंडों को आकृति आकार, पृष्ठ क्षेत्रफल तथा आणविक भार के आधार पर अलग किया जाता है। इसका प्रयोग प्रतिबंधन एंजाइम खंडों को अलग करने में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, डीएनए के खंडों को, डीएनए के कटे खंडों को एगारोज जेल या पॉलीक्रिएलामाइड युक्त एक पतली जिलेटिन की पट्टी पर रखते हैं तथा बफर विलयन से ढक देते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया होगा दोस्तों। वाहक डीएनए यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है अपने आप में। वाहक द्वारा पुनर्योगज डीएनए के पोषक जीवाणुओं में प्रवेश की विधियों का वर्णन कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिल्कुल दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक एक चीज़ों को समझ सकते हैं। पारगमन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पारगमन क्या है, तो एक जीव से दूसरे जीव में जीवाणुओं द्वारा या जीवाणुभोजी द्वारा डीएनए का स्थानांतरण पारगमन कहलाता है। ठीक है, मैं आपको इसके पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, पीसीआर दोस्तों, पीसीआर क्या है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको इसके पहले में भी समझाया है, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, एक एक चीज़ को समझिए। बिल्कुल दोस्तों, आइए हम लोग इसको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, बायोरिएक्टर एक बड़े पात्र के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइम आदि में परिवर्तित किया जाता है। बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां हैं आधारित हैं। आधारित पदार्थ जैसे ताप, ये मैंने आपको समझा भी दिया, आगे भी दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ें आप देख लेंगे। ओके, ठीक है, ठीक दोस्तों,
चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर जानते हैं हम लोग। अब दोस्तों जो आपके बोर्ड पेपर में छपने वाला प्रश्न, एक डेंगू बुखार क्या है इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो दोस्तों आइए हम लोग डेंगू बुखार के बारे में जानते हैं। डेंगू बुखार दोस्तों यह विषाणु जनित बुखार है जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज मच्छर एडीज एडिप्टाइप से है। इस रोग का विषाणु फ्लेविविराइडी कुल का सदस्य है जिसे दोस्तों फ्लेविविवायरस कहा जाता है। इसे आर्बोवायरस भी कहते हैं क्योंकि यह विषाणु मच्छरों द्वारा संचारित होता है। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर विषाणु, तो दोस्तों विषाणु डेंगू विषाणु की 4 से 5 स्ट्रेन्स या सेरोटाइप पाई जाती हैं जिन्हें क्रमशः हम DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 आदि कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति में इसमें से किसी एक भी स्ट्रेन द्वारा, थोड़ा समझते हुए चलेंगे दोस्तों, संक्रमण हो जाता है तो इसे डेंगू बुखार कहते हैं तथा व्यक्ति इस स्ट्रेन के लिए जीवन प्रतिरक्षा विकसित कर लेता है, किंतु दूसरे अन्य स्ट्रेन के प्रति प्रतिरक्षण न होने के कारण उनके द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। ठीक है दोस्तों, ओके, इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे। अगर हम बात कर लेते हैं मादा एडीज दिन में मुख्यतः प्रातःकाल एवं सायंकाल मनुष्य को काटती है। सामान्य डेंगू विषाणु का प्राथमिक पोषक और मादा मच्छर इसका द्वितीयक पोषक है। मनुष्य के शरीर में डेंगू विषाणु प्रवेश से लेकर बुखार का लक्षण प्रकट होने तक समय को उद्भवन काल कहते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान देना दोस्तों, यह 3 से 7 दिनों तक, कभी कभी 10 से 12 दिन तक होता है। ओके दोस्तों, चलिए डेंगू के लक्षण को जान लेते हैं। अगर बात कर लेते हैं डेंगू के लक्षण दोस्तों, तो डेंगू बुखार के लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला दोस्तों साधारण बुखार का होना, इसकी 2 श्रेणियां होती है, इस चीज़ को ध्यान देना, एक साधारण बुखार, एक दोस्तों प्रचंड डेंगू बुखार। ठीक है, तो साधारण डेंगू बुखार दोस्तों क्या होता है, इसमें तेज ज्वर के साथ तेज सिर दर्द, जोड़ों में दर्द, चक्कर आना, भूख न लगना, मांसपेशियों में ऐंठन, ये आदि लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों प्रचंड डेंगू बुखार की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें दोस्तों 2 अवस्थाएं होती हैं। इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला नंबर डेंगू रक्तस्राव ज्वर, इसमें दोस्तों क्या होता है, सिर दर्द, बुखार, भूख न लगना, नाक कान से क्या होता है दोस्तों, रक्तस्राव होना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट्स की क्या होती है, संख्या कम हो जाती है या कमी हो जाती है, इसके लक्षण होते हैं। लेकिन दोस्तों एक क्या होता है, डेंगू घातक लक्षण, इसमें दोस्तों बेचैनी, रुधिर दाब अत्यधिक कम हो जाना तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी आदि लक्षण हो जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय मिलती रहे। चलिए आगे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों डेंगू का उपचार, तो डेंगू का उपचार क्या है दोस्तों, डेंगू एक विषाणु जनित रोग है, इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं है, इसके लिए सहायक उपचार ही मुख्य चिकित्सा सहायता से है। ठीक है, सहायता से है। डेंगू बुखार में पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन तथा कोडीन दिया जाता है। ओके दोस्तों, इस चीज़ों को आपको क्लियर कर लिया होगा। अगर बात कर लेते हैं डेंगू की रोकथाम, तो दोस्तों डेंगू की रोकथाम की बात कर लेते हैं। तो डेंगू की रोकथाम एवं उन्मूलन के निम्नलिखित प्रमुख उपाय हैं। सोते समय मच्छरदानी आप लगाएं। सोते समय दोस्तों आप क्या करेंगे, मच्छरदानी लगाएं। ठीक है, दिन में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम का उपयोग करें। टंकी, कूलर, गमला आदि में जल संग्रह नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसके वाहक मच्छर अपने लार्वा स्वच्छ जल में ही देते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, मच्छर को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव, लार्वा खाने वाली कीटों का प्रयोग आदि का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए डीएनए की संरचना, तो मैंने आपको डीएनए की संरचना इसके पहले बनवा दिया है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग देखें। चलिए डीएनए के महत्व को जान लेते हैं। देखिए दोस्तों डीएनए के महत्व क्या होते हैं। डीएनए का महत्व, पहला नंबर दोस्तों, डीएनए का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना होता है। ठीक है, डीएनए कोशिका की सभी जैविक क्रियाओं को क्या करता है दोस्तों, नियमन करता है। तीसरा पॉइंट दोस्तों, डीएनए आरएनए का संश्लेषण करता है और आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होता है दोस्तों, अति आवश्यक होता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट, डीएनए स्वयं अपने संश्लेषण को निर्देशित करता है, इसे ही प्रतिकृति या अनुलिपिकरण कहते हैं। ठीक है, इतनी सी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। देखिए दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है डीएनए और आरएनए में अंतर। फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। डीएनए यह मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाने वाला या पाया जाता है, ठीक है। डीएनए जो होता है दोस्तों कहाँ से पाया जाता है, गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त यह अल्प मात्रा में हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरएनए, तो यह मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों डीएनए, तो इसका एक अणु द्विश्रृंखला युक्त होता है जिसमें अनेक न्यूक्लियोटाइड अणु लगे होते हैं। बल्कि अगर बात कर लेते हैं आरएनए में दोस्तों, तो इसका एक अणु श्रृंखला युक्त होता है जिस पर अनेक न्यूक्लियोटाइड्स लगे रहते हैं। अगर बात कर लेते हैं तो डीएनए दोस्तों इसमें नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा थायमिन होता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरएनए में, तो आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार होता है वह दोस्तों क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल होता है, ठीक है दोस्तों। तो डीएनए और आरएनए में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल आप सभी लोग पेपर को धुआं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आगे बात कर लेते हैं दोस्तों डीएनए आरएनए में अंतर के, तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में, आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। डीएनए में अगर बात कर लेते हैं दोस्तों, इसमें प्यूरिन व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों आरएनए में, तो डीएनए में पिरिमिडिन्स और पिरिमिडिन दोस्तों प्यूरिन तथा पिरिमिडिन्स का अंतर समान होता है। वहीं अगर बात कर लेते हैं आरएनए में, तो दोस्तों दोनों का अनुपात इसमें भी समान नहीं होता है आरएनए में, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों डीएनए में, इसका संश्लेषणकारी विकार डीएनए पॉलीमरेज होता है, लेकिन आरएनए का दोस्तों इसका संश्लेषणकारी विकर जो होता है दोस्तों आरएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं डीएनए, तो यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो कोशिका की क्रियाओं का नियंत्रण करता है और यह यदा कदा आनुवंशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों आप सभी लोग देख पा रहे हैं, क्या है, क्लास 12th जैव संरक्षण एवं जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता एवं संरक्षण, ये मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल आप लोग देख लीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है बिल्कुल, जैसा कि आप लोगों से इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बिल्कुल इस प्रश्न का आप लोग आंसर देख लीजिएगा, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है, वहाँ पर आप लोग बिल्कुल जाकर देख लीजिए, क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। पहला क्वेश्चन जैसे हो जाएगा, राइनो रिसोर्स से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये सभी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए, ठीक है। बिल्कुल अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या है, वन रोपण में किया जाता है, क्या किया जाता है, जंतु तथा पादप के अधिक सुरक्षित क्या है दोस्तों, वन रोपण से कमी नहीं होती है, किसकी नहीं कमी होगी, वन आरोपण से, ठीक है दोस्तों। वन भाग लेते हैं, किसमें भाग लेते हैं, ये आपको बताना मोस्टली प्रश्न है, ये सब बोर्ड पेपर में छपने वाले प्रश्न। जैसा कि आप सब लोग देख पा रहे हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है, बिल्कुल आप लोग बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, ये सब आप लोग बताएं, ये सब आप लोग बताएं, ये सब आप लोग कमेंट करके बताएं। चलिए ठीक है, टाइगर रिजर्व तथा उसके प्रदेश का सुमेल कीजिए, मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, बिल्कुल आप लोग देख लेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय वन जीवन एक्ट कब आया था, ठीक है, कमेंट करके बताइए आप लोग जल्दी से, राष्ट्रीय वन जीवन एक्ट कब पारित हुआ, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है, ठीक है। बिल्कुल आंसर आपको बताना है दोस्तों, बिल्कुल आंसर आपको बताना है, ठीक है। ओके, देखते हैं आपकी कितनी तैयारी कितनी है, किस प्रकार की तैयारी है, ये आंसर आपको बताना है। बिल्कुल मैं ये क्लास करवा चुका हूं, आप पिछली क्लास मेरी अगर देखेंगे तो मैंने बिल्कुल दोस्तों इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस वहां पर कराया है, ठीक है। ओके दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के लिए भारत में टाइगर रिजर्व है, कितने हैं ये आपको बताना है, ठीक है। उत्तर क्षेत्रों में वर्षा की कमी का कारण क्या है, बांदीपुर कर्नाटक जो है राष्ट्रीय उद्यान वह किसके लिए फेमस है, मैंने बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया है। भारत में बायोस्फीयर रिजर्व प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए, देखते हैं आपकी तैयारी किस प्रकार की है, ठीक है। लाल आंकड़ों वाली, जिसे मैंने आपको बताया था, रेड डाटा बुक, लाल आंकड़ों वाली पुस्तक, आंकड़े में क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों बताइए जल्दी से, इसमें संकटमय प्रजातियां विकसित की जाती कि नहीं, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, रेड डाटा बुक का, इसका कैसा होता है, इसका आकार कैसा होता है, रेड डाटा बुक, जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। ओके चलिए, बिल्कुल दोस्तों, मृदा अपरदन को रोका जाता है, मृदा अपरदन को रोका जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, ये आपको बताना है दोस्तों,
मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा बताया था मैंने आपको, एमपी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। किसके लिए प्रसिद्ध है आप लोग कमेंट करके बताइए। बिल्कुल दोस्तों, ओके। WWF किसके संरक्षण का प्रतीक है, जल्दी से कमेंट करिए, क्योंकि दोस्तों आज का बोर्ड पेपर धुआं धुआं होना एकदम तय है, ठीक है। चलिए बिल्कुल ओके, बात करते हैं दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मैंने बताया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में किस राज्य में, किस जिला में है दोस्तों, ठीक है। राज्य तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, लेकिन किस जिले में है ये आपको कमेंट करके बताना। और किसके लिए जाना जाता है, तो बारासिंघा के लिए जाना जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तब आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया है, ठीक है। झूम खेती से क्या अभिप्राय है, झूम खेती से क्या अभिप्राय है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जो खेती होती है दोस्तों वह क्या की जाती है, अदल बदल की जाती है, ठीक है। बिल्कुल, खेती बदलने की क्रिया, ओके। खेती अदल बदल के एक दो फसलें बो जाती हैं, ठीक है। बिल्कुल ओके। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, जल्दी से, ज्यादा समय नहीं दोस्तों, जल्दी से सुपर फास्ट आंसर बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, बिल्कुल ओके, असम में है। असम में है तो दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। बिल्कुल असम में है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, असम में है तो किसके लिए प्रसिद्ध है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। ओके बिल्कुल दोस्तों, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओके, क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, बिल्कुल दोस्तों ओके। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, मैंने आपको बताया था सन 1973 में। देख रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, जो बोर्ड एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, टाइगर रिजर्व तथा प्रदेश के बीच में टाइगर रिजर्व कहां पर है, उस प्रदेश का क्या नाम है, ठीक है, जिम कॉर्बेट। ओके ओके, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, ठीक है। ओके चलिए बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, आप सभी लोग आज जाइए बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करिए, और हमारे तरफ से, हमारे पूरे STRP परिवार की तरफ से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। आप सभी लोग जाइए बोर्ड एग्जाम के पेपर को फोड़ के आइए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे रियलिटी वादा कर रहा हूं कि बायोलॉजी में दोस्तों आपका 70 में 69 कोई काट नहीं सकता, 70 में 69 कोई नहीं काट सकता, ठीक है दोस्तों। ये जिद है दोस्तों, ये जिद है, STRP परिवार का संकल्प है दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में बायोलॉजी दोस्तों तो धुआं धुआं होना है, बायोलॉजी तो दोस्तों धुआं धुआं होना है। मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, रेत को हाथ से फिसलने न देंगे, धूप में पांव जलने न देंगे, धूप में पांव जलने न देंगे। हम STRP वाले हैं भाई, हम STRP वाले हैं भाई, हम STRP वाले हैं भाई। ख्वाब पूरा किए बिना चांद को भी सोने नहीं देंगे, चांद को भी सोने नहीं देंगे, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, हमारे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। पुनः मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल दोस्तों, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है दोस्तों। आज मेहनत है तो बिल्कुल हम रो रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। तो हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होगा, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, सफलताएं शक्ल देख के कदम नहीं चूमती है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि सफलता जो है दोस्तों वो शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती है, सफलता मेहनत के दीवानी होती है। जो सफलता है दोस्तों वो मेहनत की दीवानी होती है। तो बिल्कुल दोस्तों, आज आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर को फोड़ के आना है दोस्तों, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, आज मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों आज मैं मेरा उद्देश्य ये था कि आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करना था, बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करवाना था, ठीक है। ओके दोस्तों, बिल्कुल मैंने कहा था, मैं आपको चलते चलते फिर से कह रहा हूं दोस्तों कि अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करती है दोस्तों। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करती है दोस्तों, कौवे के टोकने से चील रुका नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ओके दोस्तों। तो बिल्कुल दोस्तों, खुश रहे, मस्त रहे और जाए बोर्ड एग्जाम के पेपर को धुआं धुआं करें। बिल्कुल दोस्तों, शाम से
आपको शाम से मुलाकात करेंगे। आज आप हम शाम को मुलाकात करेंगे दोस्तों। कैसी लगी क्लास जरूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल जो लोग क्लास को नहीं देखे हैं बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और बिल्कुल दोस्तों बोर्ड एग्जाम के पेपर को आप लोग धुआं करिएगा। बिल्कुल दोस्तों चलते चलते आप लोगों से एक चीज़ और कहूँगा दोस्तों कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल STRP कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लास से संबंधित सभी प्रकार की नोटिफिकेशन समय टू समय मिलती रहे। और बिल्कुल दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, तो बिल्कुल आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए। फिर दोस्तों सर्च में जाएंगे, लिखेंगे STRP कोचिंग क्लासेस, तो बिल्कुल सरस्वती माता जी का लोगो आ जाएगा। उसे आप वहां पर ज्वाइन करके PDF नोट्स MCQ जो भी सूचनाएं हैं क्लास से संबंधित सभी वहां पर आपको बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध होगी। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल ओके बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और होगा। ठीक है, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो दोस्तों, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझे चाहे कितनी भी सता ले दोस्तों, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर जैसा हो। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेस्ट ऑफ लक। पेपर को फोड़ के आइए, तोड़ के आइए, और दोस्तों शाम को मुलाकात करते हैं बिल्कुल लाइव दोस्तों। जैसे ओके, धन्यवाद, जय हिंद।